पेट में भारीपन होना, खट्टे डकार आना, डकार बहुत आना, खाने के बाद ऐसे लगना डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेट फूल गया। तो ये सबसे कॉमन जीआई प्रॉब्लम्स हैं। आटे में चने का आटा मिला दिया, उसमें दाल का आटा मिला दिया, सोयाबीन मिला दिया, तो इसमें हाई फॉडमैप वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो वो जब इस आटे की रोटी खाएंगे तो उनकी ब्लोटिंग, हैवीनेस पेट की और गैस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड है कि बढ़ जाएगी। एक रोटी को कम से कम 5 या 6 मिनट लगाएं, च्यू करके खाएं, प्यार से अपना खाना खाएं, टाइम निकालें। बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। एज ऑफ 40, 45 जैसे कि कोई बिल्कुल ठीक है, उसको सडनली 1-2 महीने, 6 महीने, 3 महीने से कॉन्स्टिपेशन डेवलप होती है, तो ये एक सीरियस सिम्टम है। गैस जिसको बहुत बनती है, ब्लोटिंग रहती है, तो मैं बोलूँगा दूध की जगह दही लें। और जिनको जलन रहती है वो स्पेशली, जैसे अब पुदीना बहुत यूज़ होता है हमारे इंडियन हाउस होल्ड में, तो पुदीना, नींबू, किन्नू, बहुत ज़्यादा कच्चा प्याज, टमाटर, इनसे आपका जलन बढ़ सकती है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे, क्या आपको भी कुछ खाते हैं, कहीं बाहर कुछ खा लिया या घर में कुछ हैवी खाना खा लिया या कई बार हैवी खाना नहीं भी खाया, हैवीनेस लगती है, खाने के बाद भारीपन लगता है, ऐसा लगता है खाना पचा नहीं, डकार आते हैं, गैस बन जाती है। तो आज इसी पर बात डॉक्टर मोहनीश छाबड़ा जी हमारे साथ हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, जाने माने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, मैं ये कह सकती हूँ। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सेहतनामा में सर। और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। नहीं क्योंकि मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी जो मेरे को आपने इनवाइट किया है इस टॉक के लिए। एंड बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहुत कॉमन हाँ, मुझे लगता है आजकल प्रॉब्लम है। पेट की बीमारियां सबको हैं, पेट से संबंधित। मतलब शुरुआत में जैसे मैंने बात की, तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं ऐसे ये वाली प्रॉब्लम्स लेके। बिल्कुल ठीक कहा, पर मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि लक्षण होते हैं, कई बार बीमारी नहीं होती। तो पेशेंट तो बहुत आते हैं हमारे पास, और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है गैस की। गैस डकार के फॉर्म में या नीचे फ्लैटस के फॉर्म में पास होती है, या पेट में भारीपन होना, खट्टे डकार आना, डकार बहुत आना, खाने के बाद ऐसे लगना डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेट फूल गया। तो ये सबसे कॉमन जीआई प्रॉब्लम्स हैं। कई बार घर का खाना आप खा रहे तो भी बिल्कुल ऐसे लगता है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो बिल्कुल। उसके पीछे कोई वजह होती है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ वजह तो आपके रूटीन की वजह से, कैसे खाते हैं आप खाना, उसकी वजह से होती है। जैसे आम तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि कॉमनेस्ट कॉज जो डकार लेने का है वो है तेज़ खाना खाना। अगर जो आप खाने का टाइम ही नहीं है आपके पास, आप 2-3 रोटी 2 मिनट या 3 मिनट में खा जाते हैं, जल्दी 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 खाते हैं, तो हवा स्वेलो कर लेते हैं। अब हवा हल्की है तो हवा डकार बन के बाहर आ जाती है। तो कई लोगों को ये डकार ज़्यादा आते हैं इस वजह से, क्योंकि खाना बहुत तेज़ खाते हैं, वो हवा ले जाते हैं बहुत सारी अंदर। अच्छा, उसकी वजह से गैस हो उसकी जाती वजह है? से लोग सोचते हैं डकार वाली गैस अंदर बन रही है, हाँ। पर ये नहीं पता ये डकार वाली गैस वो है जो आप खाने के साथ स्वेलो कर रहे हैं। फिर कई लोग आप बोलेंगे बिना खाए पिए भी सुबह सुबह ऊंचे ऊंचे डकार शुरू हो जाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल बेल्च। वो यही हवा खींचते हैं, यहीं से बाहर निकालते हैं, वो एक एंजाइटी की मैनिफेस्टेशन होती है। ओके। वो रुकते ही नहीं उनके डकार। आपने देखा होगा कई बार हमारे पास पेशेंट आता है, यहाँ से दबाता है और डकार आ जाता है, वो सोचता है यहाँ से गैस निकली और बाहर आ गई। ये भी एक मिथ है, ऐसी कोई भगवान ने रास्ता नहीं बनाया कि यहाँ पे गैस आए और मुंह के रास्ते बाहर आ जाए। तो वो अनकॉन्शियसली यही बाहर से ही हवा खींचते हैं और निकालते हैं, बिकॉज डकार लेने से हमारे दिमाग की बचपन से कंडीशनिंग हुई है कि हमारे डाइजेशन होगी और हमें हल्का महसूस होता है। खाना नीचे चला गया। नीचे चला गया, तो जैसे किसी को आंख मारने की टिक होती है, तो ऐसे डकार लेने की भी टिक लोगों को हो जाती पर है। क्या ऐसा है कि डकार आने से खाना नीचे चला जाता है? थोड़ा सा अच्छा फील होता है, बिकॉज पेट डिकम्प्रेस हो जाता है, जो पेट में हवा होती है वो बाहर आ जाती है, तो उस वजह से क्या कहते हैं उनको अच्छा महसूस होता है। पर ये तो हो गया एक नॉर्मल बेल्च का मैकेनिज्म की जो तेज खाना खा रहे हैं, खाने के बाद डकार आएंगे। और एक हो गया बिना खाए पिए जो ऊंचे ऊंचे डकार मारते रहते हैं, तो वो मैंने बताया कि एंजाइटी की मैनिफेस्टेशन है, उसको सुप्राइसोफेजियल बेल्च कहते हैं। नीचे से कोई लेना देना नहीं है, यही हवा खींचते हैं और बाहर निकाल देते वो हैं। मतलब एंजाइटी की वजह से होती है, वो जो माइंड में आपके चल रहा है शायद। एग्जैक्टली, बिकॉज उससे ओके। उनको रिलीफ महसूस होता है। बट कुछ बीमारियों की वजह से भी बेल्चिंग हो सकती है। जैसे पेट में बहुत गैस्ट्राइटिस है, एक एच पेलोरी इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी डकार ज़्यादा आ सकते हैं, जिसको हम डिस्पेप्सिया कंडीशन बोलते हैं। या हमारे पेट और फूड पाइप का जो वेल्व है वो लूज है, या पेट ऊपर है, जिसको हाइटस हर्निया बोलते हैं,
तो उन लोगों की भी गैस अंदर स्टे ज़्यादा नहीं कर पाती, वो वापस ऊपर से डकार बन के बाहर आ जाती। तो क्या मतलब डकार ज्यादा आए तो डॉक्टर के पास एक बार जाके चेक कराना चाहिए फिर? अगर जे डकारों के साथ और एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जैसे किसी को छाती में जलन रहती है, खट्टा पानी ऊपर आता है, खाना वापस बैक आता है, तो डेफिनेटली जाके एक बार चेक कराना चाहिए। या एसोसिएटेड पेट में हैवीनेस है, खाने के बाद ब्लोटिंग है, कोई दर्द है और डकार आ रहे हैं, ये सजेस्ट कर सकता है कि भाई स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है, अल्सर की संभावना हो सकती है। और कॉमनेस्ट इन सब चीज़ों का कारण पेट के अंदर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसको एच पाइलोरी बोलते हैं। एक और बड़ी मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि एक बड़ा मिथ है सोसाइटी में कि एसिडिटी, गैस, ये सारा कुछ आपका गर्म चीज़ें खाने से है और अल्सर मिर्च खाने से हाँ, हो मिर्च जाता खाने है। से, यस। तो ये सारे मिथ खत्म हो चुके हैं। अल्सर और हाई एसिडिटी का जो एक जेनेसिस है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं, जो कि गंदे पानी से आपको मिल सकता है। गोलगप्पे कहीं खा लिए बाहर, गोलगप्पे खा लिए तो उससे भी आपको हो सकता है। एंड दैट इज अ कॉमनेस्ट रीजन जिसको हम बहुत एक छोटे से टेस्ट से डायग्नोज कर सकते हैं। स्टूल टेस्ट से वो बैक्टीरिया डायग्नोज होता है और उसको अगर जो हम ठीक से इलाज कर लें तो आपके सिम्टम्स क्योर हो सकते हैं। आपने ये भी देखा है कि लोग खुद ही सेल्फ मेडिकेट करते हैं। आपने ये एसिड वाली दवाइयाँ रोज सवेरे खाते हैं, केमिस्ट से ले लेते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के खाते रहते हैं। काफ़ी लंबे लंबे, कई लोगों से तो पूछो 2-2 साल से खा रहे हैं, 3-3 साल से खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपना एच पाइलोरी की टेस्टिंग ही नहीं कराई है। वो खाते हैं, थोड़ा सा आराम मिलता है, छोड़ देते हैं, फिर उनको सिम्टम्स हो जाते हैं, फिर खाते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक बहुत कॉमन सी ये है कि लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं तो विदाउट टेस्टिंग देमसेल्फ। सो बेटर है कि ये टेस्ट करा लिया जाए और डायग्नोज कर लिया जाए कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ना हो और है तो उसका ट्रीटमेंट। एज कट ऑफ अगर जो बोलूँ, अगर जो कोई 40 या 45 साल से ऊपर की एज में है जिसको ये सिम्टम रहते हैं, कुछ हम रेड वार्निंग साइंस बोलते हैं, जीआई सिम्टम्स। रेड वार्निंग साइन है किसी का वेट लूज हो गया, पेन किसी को रात को नींद से उठा रही है, रात में सीवियर पेन, जिस पेट में पेन जो कि जिसकी वजह से या तो उसको हॉस्पिटल जाके कोई इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है, इमरजेंसी विजिट करना पड़ रहा है, या कोई परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, या कभी कोई खून आया वॉमिटिंग में या लैट्रिन में खून आया, या वेट लॉस है। तो ऐसे लोगों को एक बार जरूर आके अपना डॉक्टर से दिखाना चाहिए और अपना आगे हायर टेस्ट उनको कराने चाहिए। एक आगे बढ़ने से पहले आपने कहा ना जल्दी जल्दी खाना खाते, खाना खाने का सही तरीका क्या है वो भी बता दीजिए। खाना खाने का मैं तो अपने पेशेंट्स को और सबको यही बताता हूँ कि एक रोटी को कम से कम 5 या 6 मिनट लगाएं, च्यू करके खाएं, और अगर 2-3 रोटी खानी हो तो 15-20 मिनट लगा के प्यार से अपना खाना खाएं, टाइम निकालें। बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं और है। हम काम जो करते हैं वो खाना खाने के लिए ही बंदा कमा रहा होता है। बिल्कुल। सो ज़रूर अपना 15 से 20 मिनट खाने में लगाएं। सो कितने % जो ये डकार की समस्या है सही तरीके से खाना खाने से ठीक हो जाती है? मैं तो बोलूँगा आधे से ज़्यादा लोगों में, क्योंकि उनको कोई बीमारी होती नहीं, एसोसिएटेड और कोई सिम्टम ही नहीं है, डकार है, तो वो अगर ये खाना आराम से च्यू करना शुरू करें और बिना तेज ना खाएं तो ये डकार वाली समस्या उनकी ठीक हो सकती है। अब ये तो हुई डकार जिनको आते हैं, बर्पिंग होती है, जिनको खाने के बाद हमेशा भारीपन लगता है, ऐसे लगता है खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, वो क्या करें? इस प्रॉब्लम को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं, पोस्ट प्रेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसमें पेट की डिसमोटिलिटी हो सकती है, जिसको एकदम भारीपन हो जाता है, और उसमें पेट की चाल में गड़बड़ हो सकती है, स्टमक की चाल में गड़बड़ हो सकती है, उसका जो आउटलेट वाल्व है वो टाइट हो सकता है। तो उसका डायग्नोसिस भी एंडोस्कोपी पे, और बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे हम हार्ट की ईसीजी करते हैं तो पेट की ईसीजी को इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी बोलते हैं। एच पाइलोरी जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया वो भी एक कॉमनेस्ट कारण हो सकता है। और अगर जब मैं बोलूँ कि जो पेट का भारीपन है वो बहुत सारी चीज़ें खाने पीने पे भी डिपेंड कर सकती हैं कि आप क्या खा रहे हो जिससे भारीपन है। तो एक कंसेप्ट होता है जो हम फॉडमैप डाइट बोलते हैं। अगर जो हम हाई फॉडमैप खाते हैं, फॉडमैप क्या होते हैं, ये नेचुरल शुगर्स हैं जो फर्मेंट होती हैं, अंदर जाके एब्जॉर्ब नहीं होती। जैसे कि आपने दूध बहुत पी लिया, उसमें लैक्टोज शुगर है, तो मेजॉरिटी इंडियंस हम लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो हमने दूध पिया, लैक्टोज शुगर फर्मेंट होएगी, अंदर गैस प्रोडक्शन बहुत होएगी, तो आपको भारीपन फील होएगा, आपको ब्लोटिंग फील होएगी, गैस बहुत बनेगी, नीचे से पास होएगी। तो ऐसे ही अगर जूस बहुत पीते हैं उसमें फ्रक्टोज शुगर है,
तो उसमें भी फ्रक्टोज लोड सडनली जाएगा, तो उसकी फर्मेंटेशन के बाद जो गैस बनेगी उससे आपको ब्लोटिंग होएगी। राइट। तो ऐसे ही खाने पीने की चीज़ों में अगर हम बोलेंगे, इनको फॉडमैप्स बोलते हैं कि जैसे आपने राजमा खाई, राजमा का छिलका है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो फर्मेंट होएगा। तो ऐसे छिलके वाली जितनी दालें, अगर जो दिन में आपने राजमा खाया, रात में आपने चने खा लिए या छिलके वाली दाल खा ली माँ की, तो डेफिनेटली आपको उस दिन ब्लोटिंग और गैस प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही बड़ा कॉमन है हमारे देश में, लोग फाइबर बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे आटा है, आटे में चने का आटा मिला दिया, उसमें दाल का आटा मिला दिया, सोयाबीन मिला दिया, तो मेरे हिसाब से बहुत हाई फॉडमैप बन जाता है, हैवी हो जाता है। तो इसमें हाई फॉडमैप वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो जब इस आटे की रोटी खाएंगे तो उनकी ब्लोटिंग, हैवीनेस पेट की और गैस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड है कि बढ़ जाएगी। और एक और मेरे हिसाब से इसमें इसका जो साइड इफेक्ट हो सकता है, जो कि हिडन है, जो लोगों को पता नहीं आज के दिन में, लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुत कम खाना खाते हैं पर हमारा वेट नहीं कम होता। तो मैं बताना चाहूंगा कि कई बार कैलोरीज तो आप हम खा रहे हैं, पर आपके अंदर बॉडी के जो बैक्टीरिया है ना, वो कैलोरीज बना देते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि जैसे ये हाई फॉडमैप डाइट अगर जो खाएंगे, आपने बैक्टीरिया मिक्स कर लिया गेहूं के आटे में, आपने चने का आटा, रागी का आटा, और भी बाजरे का आटा, कुछ भी मिक्स कर लिया, कुछ भी मिक्स कर लिया, तो उसका फॉडमैप कंटेंट काफ़ी बढ़ जाता है। जब वो बॉडी में जाएगा, जो एब्जॉर्ब नहीं होता फाइबर, जब उस पर बैक्टीरिया करेंगे तो वो कुछ ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स बनाते हैं अंदर, तो वो 10 कैलोरी के 500 या 1000 कैलोरी और बना सकते हैं अंदर, अगर जितना आप ज़्यादा ये फॉडमैप खाएंगे। तो आपने तो अपने हिसाब से कैलोरीज कम खाई, 2 रोटी खाई, पर हो सकता है उन रोटी के अंदर जाके आपके बैक्टीरिया ऐसे हों कि जो उस कैलोरीज ज्यादा बना दें उसको फर्मेंट करके। यू मीन टू से अगर वेट लॉस करना है तो आप एक वक्त पर एक ही आटे की रोटी खाएं। कैलोरीज तो आपने डेफिनेटली, इंपॉर्टेंट है कि आपको कैलोरीज घटानी है और आउटपुट एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है वेट घटाने के लिए, पर आप क्या खा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है देखना वेट रिडक्शन के लिए, कि आप खा क्या रहे हैं। ये बहुत एक कॉमन है, लोग हमें आके बोलते हैं कि मैं तो सुबह से सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ, मेरी कैलोरी इनटेक बहुत कम है, फिर भी हमारा वजन कम नहीं होता। तो ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि वो क्या कंज्यूम करते हैं। अगर ये बहुत हाई फॉडमैप डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि हाई फॉडमैप गंदी है डाइट, तो बैलेंस करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये एक मील आप हाई फॉडमैप खा रहे हो और आपको पेट की दिक्कतें रहती हैं, गैस प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो नेक्स्ट मील कॉन्शियसली आपको पता होना चाहिए कि मैंने लो फॉडमैप खाना है। ऐसे ही हर सब्जियां कुछ लो फॉडमैप होती हैं, कुछ हाई फॉडमैप होती हैं। ऐसे ही फ्रूट्स आप लेंगे, जैसे एप्पल है, वो बहुत हाई फॉडमैप है, आप खाएंगे और आपकी गैस प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। पर कहते हैं ना, आप कहते हैं एप्पल्स अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बिल्कुल बोलते हैं। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं, जरूर खाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा आपको, हाई फॉडमैप बिल्कुल खाना चाहिए, पर बैलेंस रखना चाहिए। आप उसके साथ साथ और वैसी चीजें ना लें जो आपका और गैस प्रोडक्शन बढ़ा दे। आपने एप्पल खाया तो उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन करके फ्रूट और नहीं लेना चाहिए। जैसे कि एप्पल के साथ कॉम्बिनेट करके क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सा फ्रूट की प्रॉब्लम हो जाए? जैसे एप्पल आपने ले लिया, अगर ये आप इधर लिस्ट देखेंगे, ये आप दिखा सकते हैं। हाँ, ये आप दिखा सकते हैं। आपका है ये जैसे आप इधर लिस्ट देखें, ये लो फॉडमैप डाइट है। इसमें आप देखेंगे कई सारी सब्जियां, फ्रूट्स और सीरियल्स जो लो फॉडमैप हैं। इधर आप देखोगे जैसे ब्रोकली इज अ वेरी हाई फॉडमैप, हमारी जितनी छिलके वाली दालें इज अ वेरी हाई फॉडमैप, वाटरमेलन इज अ वेरी हाई फॉडमैप, पीच इज अ वेरी हाई फॉडमैप। मतलब आपने खाना है हाई फॉडमैप, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं कुछ और भी हाई फॉडमैप खाएंगे तो गैस प्रोडक्शन आपकी बहुत बढ़ जाएगी। एक टाइम पे एक चीज आप खा सकते हैं। अगर एक मील में हाई फॉडमैप ज्यादा है तो अगला मील हम एडवाइस करते हैं आप लो फॉडमैप, स्पेशली उन लोगों को जिनको गैस, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन ज्यादा है और कोई सिम्टम नहीं है, दे आर नॉर्मल पीपल, ऑलराइट, बट दे आर सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव गैस एंड फ्लैटस, ब्लोटिंग, हैवीनेस विदाउट एनी डिजीज। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट फूड क्या खा रहे हैं। रोटी खाने का सही तरीका फिर बताइए कि ये ठीक है कि आप मिक्स करके खा सकते हैं, बट आपने जैसे कहा कि अब अगली डाइट जो लेनी है वो सिंपल हो, स्पेशली उन लोगों को जिनको गैस बहुत रहती है, और अगर जो लोग टॉलरेट करते हैं मिक्स्ड आटा, उनके लिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको नहीं हो रहा, जिनको सूट नहीं करता और वो ये समझ के लेके आते हैं कि ये बहुत हेल्दी है ये मिक्सिंग, और मोटापा भी है, ओबिसिटी भी है, तो मेरे को लगता है कि ये हाई फॉडमैप उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। राइट, अदरवाइज आप एक वक्त पर एक तरह की रोटी खाएं तो वो ठीक है।
मैं ये बोलता हूँ जैसे आप बचपन से जो खाते आ रहे हैं आपकी बॉडी को जो सूट करता है वो आप खा सकते हैं। सडन चेंज करना कि जैसे आज के दिन में मिलेट्स बहुत उसमें है, मैं मिलेट्स वो सबको शायद सूट ना करे। मैंने देखा है, मैं जब रागी की रोटी खाती हूँ मुझे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, एक तीखा सा दर्द होता है और वो मुझे लग रहा होता है कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। हाँ जी। सो शायद इसी वजह से, क्योंकि हमने बचपन से मिलेट नहीं खाया, पर हम मक्की का खाया है तो खा सकते हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी हम लोगों को यही एडवाइस करते हैं जब हमारे पास आते हैं कि जो आपकी बॉडी को आदत है इतने सालों से, बचपन से एडल्ट उसमें आप खाते आए हैं, उसमें सडन चेंजेस करने में आपको तकलीफ हो सकती है। अब और कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें ज़रूर इग्नोर नहीं करना चाहिए, पेट से संबंधित आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है? पेट से संबंधित और जो प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको पहले वार्निंग साइंस बताए थे, उसके अलावा अगर जो मैं बताऊं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, रीसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन आफ्टर एज ऑफ 40-45। जैसे कि कोई बिल्कुल ठीक है, उसको सडनली 1-2 महीने, 6 महीने, 3 महीने से कॉन्स्टिपेशन डेवलप होती है, तो ये एक सीरियस सिम्टम है, वो इट शुड बी इवेलुएटेड। कहीं भी बॉडी के किसी कैविटी से कोई ब्लीडिंग है, नीचे लैट्रिन के रास्ते में कोई ब्लीडिंग है, खून की उल्टी है, इट शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टिगेटेड। सो ये एक ऐसे लक्षण हैं जिनको छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें कैंसर की संभावना हो सकती है। राइट। दूसरा, खाना फंसना, खाते हुए खाने में फूड रुका, पाइप फूड पाइप में ऐसे कुछ लगना, अटक खाना रहा है। फंसना, ये भी एक बहुत सीरियस सिम्टम है। इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली जाके डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, बिकॉज ये भी एक सीरियस डिजीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसमें अगेन कैंसर सबसे ऊपर हो सकता है, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 45-50। इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। सो रिसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग आना लैट्रिन के अंदर, खाना फंसना आपका, खून की उल्टी लगना, काली लैट्रिन, सडन वेट लॉस हो जाना, परसिस्टेंट पेन जो रात को आपको नींद में उठा रही है, ये सिम्टम्स मेरे हिसाब से बड़े सीरियस सिम्टम्स हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आप पेट से संबंधित बीमारियों के इतने बड़े जाने माने डॉक्टर हैं, कुछ टिप्स ज़रूर हमारे दर्शकों को दीजिए कि वो गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये डकार आने, खट्टे डकार आने, मतलब वही लगता है जैसे खाने के बाद प्रॉब्लम हो रही है, उनसे बच सके। सो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स तो ये हैं कि आप अवॉइड लार्ज मील्स इन वन गो, एंड खाना आराम से खाएं। खाने का में 15-20 मिनट लगा के प्रॉपरली च्यू करके धीरे धीरे खाएं, स्वाद एंजॉय करें। दूसरा, खाने के बाद 2 घंटे लेटना नहीं चाहिए। जिन लोगों को स्पेशली जलन रहती है और खट्टे डकार आते हैं, तो दे शुड नॉट लाई फॉर 2 आवर्स आफ्टर मील्स। दूसरा, खाना खा के जिनको ये जलन है, राइट साइड पे नहीं लेटना, लेफ्ट पे लेटना है। सिर वाला साइड थोड़ा सा बेड का ऊंचा कर सकते हैं। खाने के साथ 1 घंटे तक पानी ना पिएं, ठीक है। और जिनको जलन रहती है वो स्पेशली, जैसे अब पुदीना बहुत यूज़ होता है हमारे इंडियन हाउस होल्ड में, तो पुदीना, नींबू, किन्नू, बहुत ज़्यादा कच्चा प्याज, टमाटर, इनसे आपका जलन बढ़ सकती है। और इसी तरह अगर ये गैस जिसको बहुत बनती है, ब्लोटिंग रहती है, तो मैं बोलूँगा दूध की जगह दही लें और लस्सी पी लें। दूध को अवॉइड करें। दूध टॉलरेट नहीं होता। टॉलरेट नहीं होता। हालांकि बचपन से दूध तो हर घर में बच्चों को पिलाया जाता है, लेकिन शायद वो बड़े होके कुछ बॉडी में नहीं आपके सूट जैसे लैक्टेज लेवल जो हमारे इंटेस्टाइन में जो उसको शुगर के पचाने का एंजाइम होता है, वो विद एज कम हो जाता है। बचपन में पच जाता है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो लैक्टेज लेवल्स कम होने की वजह से जब ये लैक्टोज लोड सडनली इंटेस्टाइन पे जाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से ब्लोटिंग, डिस्टेंशन और गैस प्रोडक्शन बढ़ जाती है। वैसे मेरी ये धारणा है कि ये जो मिल्क है, जैसे मदर्स मिल्क हम पहले 6 महीने, साल बच्चे को दे के उसके बाद बंद करते हैं, तो उसके बाद मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होती। आप और प्रोटीन के सोर्सेज देख सकते हो रेदर देन आप दही खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। उतने ही दूध की आप दही जमा के खा लें, वो लो लैक्टोज हो जाता है, तो पचाने में भी इजी रहता है। ज़्यादा कैल्शियम है उसमें, ज़्यादा कैल्शियम दूध से। हाँ जी। और इसके अलावा कुछ आपको लगता है कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं? प्रिकॉशंस मैं और ये भी बताना चाहूँगा कि इंडिया में लोग एक तो स्टूल को लेके बड़ा वो है कि लोग सवेरे सवेरे जाते हैं आजकल
अखबार ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, 30-40 मिनट बैठते हैं, तो एक वो भी एक अच्छी हैबिट नहीं है। 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना अब तो चाहिए। कोई स्टडीज भी आई हैं और इस पे हम पूरी नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट एपिसोड में जरूर जरूर इस पे बात बात करेंगे कि जोर नहीं लगाना चाहिए, और जिस वक्त मैक्सिमम प्रेशर है जाएं करें और उठ जाए नहीं, तो ऐसे लोगों को फिशर, हेमरॉयड्स, बवासीर की ज़्यादा तकलीफ रह सकती है। और एक और मैं मैसेज देना चाहूँगा, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है मेरे को लगता है कि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं उससे पहले इतना टाइम नहीं होता उनके पास, या तो लेट उठते हैं और जल्दी खाते हैं, सुबह करके नहीं स्कूल नहीं करके जाते हैं, तो वो सिस्टम ऐसे अडेप्ट हो जाता है, फिर उनको एक आदत ऐसी पड़ जाती है कि वापस आगे करते हैं, तो धीरे धीरे दे ग्रो इनटू एडल्ट्स विद कॉन्स्टिपेशन एंड ओल्डर पीपल विद कॉन्स्टिपेशन। तो सवेरे के टाइम भगवान ने गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बनाया होता है कि आप पानी पियो, दूध पियो, आपको प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो वो उनका बनता नहीं है, वो आदत ही नहीं बनती सवेरे उठने की, क्योंकि वो लेट उठ रहे हैं, बस आ जाती है आधे घंटे में, बस तैयार होते हैं, आगे लिंगर ऑन होती है। बिल्कुल ही यही जेनेसिस बनता है फिर अडल्टहुड में कॉन्स्टिपेशन का, और फिर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड और उसमें मेरा मैसेज यही रहेगा कि बच्चों को आई थिंक और पेरेंट्स को भी ये वाला रिफ्लेक्स बच्चों का सुबह इन्हीं डेवलप करना चाहिए, टाइम पे उठें, टाइम होना चाहिए, कुछ पानी पिएं, दूध पिएं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होए, और वो अपना पेट साफ करके फिर ही जाएं, और रोकें ना, क्योंकि स्कूल में जाते हैं वहाँ भी अगर जो उनको अर्ज होती है तो शायद कंडीशन इतनी कंड्यूसिव नहीं होती कि जाके वो उन्हें लगता नहीं घर जाके ही जाना है, तो वो फिर सिस्टम आपका ऐसे डेवलप हो जाता है कि आपको उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन, हाँ जी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बन जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।